नमस्कार। गणित के इस सत्र में मैं रश्मि परमार, प्रवक्ता गणित, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र में हम कक्षा 11 की गणित पाठ्य पुस्तक के द्वितीय अध्याय संबंध एवं फलन के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। हमारे चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। फलन किसे कहते हैं? कार्तीय गुणन किया था, उसके पश्चात हमने संबंध बनाए थे। उन संबंध से किस प्रकार फलन बनता है। वास्तविक फलन किसे कहते हैं? कुछ फलन और उनके आलेख किस प्रकार के होते हैं। वास्तविक फलनों का बीजगणित किस प्रकार से किया जाता है और इन्हीं सब चर्चा पर आधारित हमारे कुछ प्रश्न होंगे। फलन, एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध f एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। हमारे पास दो समुच्चय हैं, ए और बी। यहाँ पर अवयव हैं 1, 2, 3 और यहाँ के अवयव हैं 1, 4, 9, 10, 11। एक से केवल एक का युग्म यदि बन रहा है, इस तरह से 2 से 4 का, 3 से 9 का, एक अवयव केवल एक प्रतिबिंब, जो बी का अवयव है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है, बनाता है, तो इस प्रकार का संबंध फलन कहलाता है। यानी एक का प्रतिबिंब केवल एक है, 2 का भी प्रतिबिंब केवल एक है और 3 का भी प्रतिबिंब केवल एक है। तो इस प्रकार का संबंध जिसमें कि समुच्चय ए का अवयव केवल एक और एक प्रतिबिंब बना रहा है, तो इस प्रकार के संबंध को फलन कहते हैं। जहां बी, जो कि समुच्चय बी का अवयव है, एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब कहलाता है। ए जो कि समुच्चय ए में सम्मिलित है और ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जो इस प्रांत के अवयव होते हैं वो बी के अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब कहलाते हैं। अब है वास्तविक मान फलन। एक ऐसे फलन को जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई उप समुच्चय हो, वास्तविक मान फलन कहलाता है। यानी कि अगर हमारे पास इस तरह से फलन बन रहा है और जहां पर जो परिसर आएगा, परिसर यानी कि द्वितीय घटक, ये आपकी वास्तविक संख्याओं को बिलोंग करेंगे। सपोज ये है 1, y2, y3 और ये y1, y2 और y3, ये बिलोंग करते हैं वास्तविक संख्याओं को। तो इस तरह का जो फलन होता है उसे वास्तविक फलन कहते हैं, वास्तविक मान फलन कहते हैं। यदि वास्तविक चर वाले किसी वास्तविक मान फलन का प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अथवा उसका कोई उप समुच्चय है तो उसे वास्तविक फलन भी कहते हैं। यानी ये आपके पास दो समुच्चय हैं जिसमें कि संबंध इस प्रकार से बना है। ये है प्रांत और यहाँ पर जो अवयव आपके पास आते हैं ये होते हैं परिसर। तो जो प्रांत के अवयव हैं यदि वह भी एक वास्तविक संख्या में सम्मिलित हैं तो उसे कहते हैं वास्तविक फलन। यानी यहाँ के जो परिसर के जो अवयव हैं वो भी वास्तविक संख्या को बिलोंग करते हैं और प्रांत के जो अवयव हैं
वो भी वास्तविक संख्या को बिलोंग करते हैं, तो इस प्रकार का फलन वास्तविक मान फलन और वास्तविक फलन भी कहलाता है। अब कुछ फलन और उनके आलेख के बारे में जानेंगे। इनमें पहला है तत्समक फलन। यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और y बराबर fx प्रत्येक x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित वास्तविक मान फलन है, जहां पर परिसर वास्तविक संख्या को बिलोंग करता है, इस प्रकार के फलन को तत्समक फलन कहते हैं। जैसा कि आप आकृति में देख सकते हो कि जो यह वक्र है, यह एक सीधी सरल रेखा है और मूल बिंदु से होकर जाता है। उदाहरण के लिए हम देखें f x बराबर x। यदि x का मान हम 0 रखें तो fx का मान भी 0 हो जाता है। यदि f का मान हम 1 रखें तो fx का मान 1 हो जाता है, यानी कि ये वाला बिंदु। उसी तरह से यदि f का मान हम 2 रखें तो इसका मान भी 2 हो जाता है, यानी कि ये बिंदु। इसी तरह से f का मान यदि हम 3 रखें तो इसका मान f3 का मान 3 हो जाता है, यानी कि ये वाला बिंदु। अगर f का मान x पर -1 है तो -1 रखने पर fx का मान -1 हो जाता है। f -2 रखने पर fx का मान -2 हो जाता है, यानी -1 -2। इस तरह से एक सीधी सरल रेखा मूल बिंदु से जाती हुई हमको प्राप्त होती है। इस तरह के फलन को हम कहते हैं तत्समक फलन। अगला है अचर फलन यानी कि कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट जैसे कि नाम इसका है, एक अचर संख्या के रूप में हमें फलन का मान प्राप्त होता है। y बराबर fx बराबर c कोई अचर मान है, जहां x बिलोंग करता है वास्तविक संख्याओं को द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन f such that r is tending to r है। यहाँ पर f का प्रांत r है और उसका परिसर c है। f का आलेख x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। यानी उदाहरण के लिए अगर हम ले रहे हैं fx बराबर 3, x बराबर fx, यानी हम fx को लिखते हैं y बराबर fx। ये हमारी y अक्ष है, ये हमारी x अक्ष है। यदि y बराबर हम fx ले रहे हैं और ये बराबर है 3, यानी y का मान 3 पर निश्चित है। तो इस तरह से हमको एक सीधी सरल रेखा x अक्ष के समांतर हमको प्राप्त होती है, तो इसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। अब है बहुपदीय फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन। फलन f इस तरह है कि r इज टेंडिंग टू r एक बहुपदीय फलन कहलाता है यदि r के प्रत्येक x के लिए, यानी x जो कि r को बिलोंग करता है, y बराबर fx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, और इस तरह से an x की पावर n तक है, जहां n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है तथा a0 a1 अप टू an किसी वास्तविक संख्या को बिलोंग करते हैं, उसके अवयव हैं। उदाहरण के लिए fx बराबर x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, gx कोई फलन है जिसका मान है x की पावर 4 प्लस 2x। इसी तरह से हम और भी फलन बना सकते हैं, fx बराबर x प्लस 1, fx बराबर, जो कि एक बहुपदीय फलन कहलाएगा, x क्यूब x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। इस तरह का फलन भी बहुपदीय फलन कहलाता है। अब है परिमेय फलन। fx अपॉन gx के प्रकार के फलन को, जहां fx और gx प्रांत में, एक प्रांत में है, fx और gx एक ही प्रांत में है, x के परिभाषित बहुपदीय फलन है जिसमें gx यानी कि जो हर में वैल्यू लिखी हुई है, बहुपद लिखा हुआ है, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम फलन कह सकते हैं परिमेय फलन, ये एक प्रकार का परिमेय फलन है। इसी तरह से x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1,
यह भी एक परिमेय फलन है, x की पावर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यह भी बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलनों से बना हुआ परिमेय फलन है। यह एक परिमेय फलन नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपका हर का मान यानी कि gx का मान 0 हो रहा है। तो देखिए यह भी एक परिमेय फलन है। अब आते हैं मापांक फंक्शन यानी कि मॉडुलस फंक्शन पर। यदि फलन f इस प्रकार से है कि fx बराबर मापांक x, जहां x का मान x होगा यदि x की जो वैल्यू है वास्तविक संख्याओं में 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, -x होगा यदि x का मान 0 से छोटा होगा। f को फिर हम मापांक फलन कहते हैं। जैसे कि हमने कहा f(x) का मान हम ज्ञात करना चाह रहे हैं जहां x की जो वैल्यू है वो है 0। x का मान 0 होने पर हमने देखा जब x का मान 0 है तो f(x) बराबर x है यानी कि 0। f यदि 1 है तो यहाँ पर 1 पर वैल्यू 1 आएगी, x यानी कि 1 लिखी जाएगी। इसी तरह से f यदि 2 है, 2 कहने का अर्थ है यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब अगर हम कह रहे हैं कि फलन का मान 0 से कम है, x का मान जो है 0 से कम है, तो हमने बोला x बराबर -1। -1 कहने पर ये -1 हो जाएगा, जो कि हम इस मान को हम रख रहे हैं माइनस और x का मान -1 जो कि बराबर +1 होगा। इसी तरह से f अगर -4 है तो f -4 रखने पर -4 हो जाएगा और ये की वैल्यू आएगी 4। तो आलेख के रूप में हम जैसा कि हम देख सकते हैं f अगर 0 है तो 0 हो गया, f अगर 1 है तो 1 हो गया, f अगर 2 है तो 2 हो गया, f अगर -1 है, f अगर -1 है तो -1 पे हल करने पर मापांक फंक्शन 1 की मान देता है। इसी तरह f अगर -4 है तो -4 पर वैल्यू 4 देता है यानी धनात्मक मान देता है। तो इस तरह से तो हमारा जो वक्र होगा वह इस तरह से बनेगा, y के मान दोनों ही पक्षों में धनात्मक आएंगे। इसके पश्चात है चिन्हम फलन, यानी कि यदि फलन f इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू r के लिए f इज सच दैट r इज टेंडिंग टू r को चिन्ह फलन कहते हैं। यदि f(x) बराबर 1 है जब x का मान 0 से बड़ा है, f(x) का मान 0 है जब x का मान 0 है, और f(x) का मान -1 है यदि x का मान 0 है। अगर हम आलेख के रूप में हम इसे देखें तो जो ये है आपका परिसर 1, 0 और -1, और प्रांत में आपकी सभी वास्तविक संख्या आ जाएंगी, यानी 0 से बड़ी अगर सभी वास्तविक संख्याओं पर फलन का मान ज्ञात किया जाए तो वो केवल 1 होगा। यदि फलन का मान 0 पर ज्ञात किया जाए तो वो 0 होगा, और यदि फलन का मान 0 से कम किसी भी वास्तविक संख्या पर ज्ञात किया जाए तो वह -1 होगा। तो इसे कहते हैं चिन्हम फलन। अब है महत्तम पूर्णांक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यदि किसी वास्तविक संख्या x के लिए कोई फलन f इस प्रकार है कि f(x) बराबर, इस तरह से बड़े कोष्ठक में आप x को लिखेंगे, तो ऐसे फलन को महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं, जहां पर महत्तम पूर्णांक x का मान या तो x है, उसके बराबर है, या उससे कम है। कहने का अर्थ है यदि हम x का मान यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं जहां x का मान -1 से बड़ा तथा उसके बराबर और 0 से छोटा है, तो महत्तम पूर्णांक यानी कि इसका मान हो जाएगा -1। इसी तरह से यदि x का मान 0 से बड़ा तथा उसके बराबर तथा 1 से छोटा है
तो महत्तम पूर्णांक का मान 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कहें कि जो x का मान है वो -4 से बड़ा तथा उसके बराबर, और यहाँ पर आपके पास -3 से छोटा है, तो यहाँ पर आपके महत्तम पूर्णांक x का मान -4 यानी उसके बराबर या उससे छोटा। वास्तविक फलनों के बीजगणित पर अब आते हैं। हमने कहा वास्तविक फलनों का जो बीजगणित है उसमें योग, अंतर, गुणा और भाग। पहला है इसमें वास्तविक फलनों का योग। यदि f इस प्रकार का फलन है कि x is tending to r और g इस प्रकार का दूसरा कोई फलन है जहां x is tending to r, तो दो वास्तविक फलन है जहां x का मान कोई वास्तविक संख्या है, तब f प्लस g इस तरह है कि x is tending to r को भी x belongs to x के लिए f प्लस जी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखा जाता है। जैसे कि हमारे पास एफ एक्स कोई फलन है x प्लस 2 और जी एक्स कोई फलन है और ये है 2x प्लस 1, तो हमारे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स बराबर दोनों फलनों के मानों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 1। जोड़ने पर हमारे पास प्राप्त होता है 3x प्लस 3, जो कि एक वास्तविक संख्याओं का एक अवयव है। अब है वास्तविक फलनों का अंतर। f इस तरह का फलन है कि x is tending to r, g इस तरह का फलन है कि x is tending to r। दो प्रकार के फलन हमारे पास fx और gx है। जहां x का मान वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है, वहां f माइनस g इस तरह है कि उनको हल करने पर एक वास्तविक संख्या ही हमको प्राप्त होती है। इसीलिए f माइनस जी एक्स बराबर एफ एक्स माइनस जी एक्स। उदाहरण के लिए हमने एफ एक्स कोई फलन ले लिया जिसका मान है 2x स्क्वायर प्लस 3x। इसी तरह से gx कोई बहुपदीय फलन है जिसका मान है 2x माइनस 1। अब हम दोनों फलनों का अंतर ज्ञात करेंगे, तो सामान्य बीजगणित की तरह भी इनका हल निकल आएगा। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1। इनको हम जब हल करते हैं तो हमारे पास हल करके एफ एक्स माइनस जी एक्स होता है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस तरह से हम दो फलनों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। फलन का अदिश से गुणा। मान लीजिए कि f कोई फलन है जहां x r का एक उपसमुच्चय है, एक वास्तविक मान फलन है तथा अल्फा एक अदिश राशि है। यहाँ अदिश से अभिप्राय किसी वास्तविक संख्या से है, यानी किसी वास्तविक संख्या से अगर हम किसी फलन का अदिश गुणन करते हैं तो गुणनफल से हमको इस तरह से राशि प्राप्त होती है, अल्फा f इंटू एक्स इक्वल टू अल्फा f इंटू एक्स। यानी कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसमें हमने 3 से किसी फलन को अगर हम गुणा करते हैं और हमारा जो फलन है वो इस तरह से है x प्लस 4, तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 3x प्लस 12। तो ये इस तरह से गुणा हो जाता है। वास्तविक फलनों का गुणन। यदि f और g दो फलन इस प्रकार से हैं तो f g दोनों फलनों का गुणन x प्राप्त होता है, जहां x समुच्चय r यानी कि वास्तविक संख्याओं का एक अवयव है
तो एफ जी बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स, दोनों ही फलनों को, अवयवों को परस्पर हम गुणा कर देंगे। उदाहरण के लिए एफ एक्स कोई फलन है जिसका मान है x प्लस 1 और जी एक्स कोई फलन है जिसका मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो बीज ये व्यंजक में जिस प्रकार से गुणा होता है यह भी गुणा हो जाएगा और इसका मान आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब है दो वास्तविक फलनों का भागफल। f और g दो फलन इस प्रकार से है हमारे पास कि x इज टेंडिंग टू r, जहां x r का यानी कि वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है, तब f अपॉन g इस तरह है कि x इज टेंडिंग टू r को सभी x बिलोंग्स टू x के लिए f अपॉन जी एक्स बराबर एफ एक्स अपॉन जी एक्स भाग कर सकते हैं। माना हमारे पास है एफ एक्स बराबर कोई फलन है x प्लस 1 और जी एक्स, इसका मान शून्य नहीं होना चाहिए, इसका मान है x, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स बराबर हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x। अब इसे हम आगे हल करना चाहें तो इसका मान आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x। तो यह है दो वास्तविक फलनों का भागफल। अब जो कुछ भी हमने चर्चा की है फलनों पर, उसके आधार पर हम प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं? कारण का उल्लेख करना है। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर भी निर्धारित करना है। पहला भाग है, हमारे पास संबंध दिया है 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। फलन की परिभाषा में हमने देखा था कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक और एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 का प्रतिबिंब 1 है, 5 का प्रतिबिंब 1 है, 8 का प्रतिबिंब 1 है, 11 का प्रतिबिंब 1 है, 14 का प्रतिबिंब 1 है और 17 का प्रतिबिंब 1 है। तो यह संबंध एक फलन है क्योंकि प्रत्येक अवयव का केवल एक और एक ही प्रतिबिंब है। तो इसका जो परिसर हो जाएगा वो बराबर होगा 1। दूसरे भाग में देखिए संबंध दिया गया है 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7। 2 का प्रतिबिंब 1, 4 का प्रतिबिंब 2, 6 का 3, 8 का 4, 10 का 5, 12 का 6, 14 का 7। प्रत्येक प्रथम घटक का प्रतिबिंब केवल एक ही है, इसलिए यह भी एक फलन है और इसका जो परिसर होगा वो इस तरह से होगा। द्वितीय घटक परिसर होते हैं, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तीसरे भाग में देखिए संबंध दिया है 1 का प्रतिबिंब 3, 1 का प्रतिबिंब 5 और 2 का प्रतिबिंब 5। यहाँ पर एक ऐसा अवयव है जिसके दो प्रतिबिंब हैं 3 और 5, तो यह एक फलन नहीं है क्योंकि प्रांत के अवयव का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ पर एक के दो प्रतिबिंब बन रहे हैं, इसीलिए यह एक फलन नहीं है। अब है दूसरा प्रश्न एफ एक्स बराबर √9 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां एक्स की वैल्यू कोई वास्तविक संख्या है
अब अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो हल करने पर हमारे पास 9 यानी कि 3 प्राप्त होता है। अब अगर f में x का मान हम -1 रखते हैं तो -1 रखने पर ये √8 आता है। इसी तरह से अगर हम -2 रखते हैं तो -2 रखने पर इसका मान √5 आता है। f अगर हम -3 रखते हैं तो इसका मान 0 हो जाता है। अगर अब x का मान हम -4 रखते हैं तो यह एक काल्पनिक संख्या बन जाएगी हल करने पर। तो इसके बाद के मानों को हम यहाँ पे सम्मिलित नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से यदि x का मान हम 1 रखें तो भी यही मान आता है। x का मान यदि हम 2 रखें तो भी यही मान आता है। और x का मान यदि हम 3 रखें तो यही मान आता है जो -3 पर आया है। इसके अलावा अगर हम 3 से बड़ी कोई संख्या लेते हैं x की जगह पर 4 ले लेते हैं या उससे कोई बड़ी संख्या वास्तविक संख्या ले लेते हैं तो इसका मान एक काल्पनिक संख्या बन जाता है। हमने क्योंकि f(x) का मान एक वास्तविक संख्या लिखना है तो यहाँ पर आपका जो प्रांत है उसमें तो सम्मिलित जो अवयव होंगे वो होंगे -3 से 3 तक। हम इसे अंतराल रूप में लिख रहे हैं। और परिसर के रूप में जो हमें मान प्राप्त हो रहा है वह मान प्राप्त हो रहा है हमारे पास 0, 5, 8 और 3 यानी 0 से 3 तक का मान हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमने अंतराल रूप में इसको लिख लिया है परिसर को। तो यह प्रश्न 2 का हल है। अब है प्रश्न 3। एक फलन f(x) बराबर दे रखा है हमें 2x - 5। तो हमने इनका मान ज्ञात करना, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यह है f0। f0 का मतलब x की जगह पर हम 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0 -5 हल करके आएगा -5। इसी तरह से f7 हमें ज्ञात करना है। x का मान हमने 7 रख दिया है -5 2 सते 14 -5 9। f -3 रखने पर ये होगा 2 गुणा -3 -5 यानी हल करके आया -11 यानी f(x) बराबर 2x - 5 पर x की वैल्यू 0 या 7 या -3 रखने पर फलन का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। आज के सत्र में हमने जो भी चर्चा की उस पर अब हम अपना मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के लिए हमारे पास पहला प्रश्न है। f इस तरह का फलन है 1, 1 0, -1 -1, -3 z से z में f(x) बराबर ax + b द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां a और b पूर्णांक है। तो a और b को आपने निर्धारित करना है, उनके मानों को ज्ञात करना है। f(x) बराबर ax + b दिया गया है जहां पर क्रमित युग्म आपके पास 1, 1 यानी प्रांत और दूसरा 1 यानी कि जो द्वितीय घटक है वो है परिसर। तो x का मान यदि आप 1 रखते हैं तो f(x) का मान 1 आएगा। x का मान यदि आप 0 रखते हैं तो f(x) का मान -1 आएगा। x का मान अगर -1 रखते हैं तो f(x) का मान -3 आएगा। इस तरह से आपके पास a और b के पदों में समीकरण बनेंगे जिन्हें हल करने पर a और b के मान ज्ञात होंगे। दूसरा प्रश्न है कि हमारे पास एक समुच्चय दिया है a जिसके की अवयव है 1, 2, 3, 4। b समुच्चय दिया गया है 1, 5, 9, 11, 15, 16 और फलन f एक समुच्चय दिया गया है जो कि है 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11। इस पर हमें जो कथन दिए गए हैं इन कथन को हमें बताना है कि यह सत्य है या असत्य। पहला कथन है f a से b में एक संबंध है।
तो एफ ए से बी में एक संबंध हो सकता है जैसा कि फलन हमको दिया गया है। दूसरा कथन है, क्या एफ ए से बी में एक फलन है? तो जैसा कि हम फलन के समुच्चय में हम देख सकते हैं कि जो 2 है, इसका एक प्रतिबिंब तो 9 है और इसका दूसरा प्रतिबिंब है 11, यानी 2 जो अवयव है उसके 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं जो फलन की परिभाषा में नहीं आते हैं, इसलिए यह तो एक फलन नहीं होगा। आज जो कुछ भी हमने चर्चा की है उस पर आप लोगों के लिए गृह कार्य है। गृह कार्य के लिए आपके पास हमने एक फलन दिया है f बराबर ए बी कॉमा ए प्लस बी, जिसका प्रथम घटक है ए बी और द्वितीय घटक है ए प्लस बी, जहां a और b कोई पूर्णांक है। z से z का एक उपसमुच्चय है f, z से z में एक फलन है। आपको बताना है क्या यह एक फलन है या नहीं है। a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांकों के मानों को रखते हुए आपने प्रथम घटक और द्वितीय घटक लिखने हैं और f एक फलन के समुच्चय का निर्माण करना है। फलन के निर्माण होने के पश्चात आप ज्ञात करेंगे कि यह फलन की परिभाषा में आता है या नहीं आता है। आज के इस सत्र में इतना ही, मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद।